हेलो बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस के एमसीक्यूज। और आपको पता है ना, आपको पीडीएफ लेने के लिए इस पेपर के लिए कहाँ जाना है, www.mathsteacher.blog पे जाकर के आपको इसका पेपर का पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको नोट्स लेने हैं तब भी आप इस साइट पे, यहाँ इस ब्लॉग पे जाकर के ले सकते हो। तो www.mathsteacher.blog पे each of the following question is 4 ऑप्शन। यही हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। The point which divides the join of 1,2 and 3,4 externally in the ratio 1:1। तो यहाँ देखो, चाहे मैं इसको यहाँ पे देखो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इन द थर्ड क्वाड्रेंट दिया, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेंट ही ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। तो आप देखो 1,2 कहाँ पे आएगा, तो ये हम यहाँ, और यहाँ पे ओरिजिन हमारा x के लिए 1 चलेंगे, y के लिए हम 2 चलेंगे। तो लेट कि ये जो पॉइंट होगा, ये 1 स्टेप चले, 2 स्टेप चले, ये 1,2 पॉइंट है। फिर 3,4 है, तो x के लिए हम 3 चले, ये 3 स्टेप चले, y के लिए 4 चले, तो लेट ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया। तो इसको ज्वाइन करने से हमारी ये लाइन बन रही है। तो अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 1,2 3,4 एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:1। तो वो पॉइंट जो इस लाइन को एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, वो पॉइंट कहाँ होगा, फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, या आप नहीं ढूंढ सकते। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे मेरी ये लाइन है, यही लाइन है, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, तो ये ए बी लाइन है। अब इस लाइन को एक्सटर्नली आपको 1:1 रेशियो में डिवाइड करना है। तो लेट कि मेरे पास ये वाला जो एक पॉइंट है सी, ये इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये सी पॉइंट जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जब 2 पार्ट में कोई भी इस लाइन को डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली की अगर हम बात करते हैं, और रेशियो इक्वल हो, जैसे अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यही पॉइंट देखो, ये ए बी है और ये पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और रेशियो आपका यहाँ पर सेम है, 1:1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ए सी इक्वल टू आपका सी बी होना चाहिए, यही होना चाहिए। ये रेशियो और ये रेशियो सेम है, तो ए सी इक्वल टू सी बी होना चाहिए। बट ये कह रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड करा, तो क्या यहाँ पर ए सी इक्वल टू बी सी होगा? नहीं होगा ना भाई। ये लाइन बड़ी हो गई, ये लाइन आपकी छोटी हो गई, क्योंकि वो एक्सटर्नली पॉइंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे ए सी इक्वल टू सी बी आ ही नहीं रहा है। हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर हम ए सी लेते हैं तो वो ए बी प्लस बी सी के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यही आ रहा है ना ये रेशियो। क्योंकि 1:1 रेशियो में अगर हमें देखना है, तो 1:1 रेशियो में तो इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते एक्सटर्नली, क्योंकि दोनों की इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में है, लेकिन इस कंडीशन में ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हम वो पॉइंट यहाँ पे नहीं फाउंड कर सकते कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा या कहां पर होगा, क्योंकि इक्वल रेशियो में जब डिवाइड कर रहा है तो हम उसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। फिर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट सारे यहाँ पर याद रखने हैं। तो ये आपका क्या हो गया, अल्फा कॉमा बीटा क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया। और एक्स एक्सिस अगर आपको यहाँ पे कह रहा है, तो ये एक लाइन की इक्वेशन है। एक्स एक्सिस पे ये हमारी, जब यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे y इक्वल टू 0 होता है। तो इस लाइन की क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू यहाँ पर आपका 0 है। तो एक पॉइंट हो गया, एक लाइन की आपके पास में इक्वेशन हो गई। तो एक पॉइंट की लाइन से अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत अच्छे से बताया, बट यहाँ पे सारे फॉर्मूला एक साथ लिखे मैं बता रही हूँ। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो ये d इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमारे पास लाइन में यहाँ पर क्या है, या इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल टू आपका यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया, ये आपका लाइन, यही फॉर्मूला हो गया, सेम फॉर्मूला। पॉइंट आपके क्या दिए हुए थे क्वेश्चन में, अल्फा बीटा दिए हुए थे। लाइन की इक्वेशन हमारी y इक्वल टू 0 थी, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो a यहाँ पे कौन हो गया, 0 हो गया, b कौन हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और कांस्टेंट यहाँ पे 0 हो गया। तो इसमें वैल्यू जब आप रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी। सिर्फ यहाँ से बचेगा कौन, तो b की जगह तो हमारा कौन है यहाँ पे, x1 की जगह अल्फा रखेंगे, y1 की जगह हम बीटा रखेंगे। तो ऊपर से सिर्फ क्या बचेगा, बीटा इंटू y1 की जगह हमने 1 रख दिया। तो क्योंकि सॉरी, y1 की जगह पे हमने बीटा रखा है, और यहाँ पर b की जगह पे हमने 1 रखा। फिर आपका अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मॉड्यूलस यहाँ पे है ही है, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, रूट 1 भी 1 ही हो जाएगा। तो बीटा इंटू 1 यानी मॉड्यूलस ऑफ बीटा, यहाँ पर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपको एक्चुअल में फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक पॉइंट और एक लाइन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो मॉड्यूलस बीटा लग जाएगा। फिर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में मॉड्यूलस बीटा आ रहा है, तो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से कौन आएगा, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा आएगा। सेम यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, यानी कि ये जो आपका है ये 1 हो जाएगा और ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी a 1 हो जाएगा, b आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसने यहाँ पर क्या है, अब 2 पॉइंट के डिस्टेंस की बात हो रही है, तो 2 पॉइंट के डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमें पता है, जो हमने क्लास 10 में पढ़ा है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 0 0 से अगर हम बात कर रहे हैं तो अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक पॉइंट का एक पॉइंट से डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला याद है, तो हम यहाँ पे इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर आपका क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की अगर यहाँ पर ये आपकी एक्स एक्सिस है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये एक्स एक्सिस है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था ना भी y इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। तो भाई ये हमारा आंसर है, एक्स एक्सिस की लाइन की इक्वेशन मीन्स एक्स की तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती है लेकिन y यहाँ पे हमेशा 0 होगा। और अगर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होता है, y की तो कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो x होता है तो y को 0 कर दो, x और y है तो आप यहाँ पे x को 0 कर दो। ये रही हमारी लाइन की इक्वेशन। ये y एक्सिस पे आपके सारे x, सभी जगह x क्या होता है, 0 होता है, लेकिन y की वैल्यू आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलती है। तो जो पॉइंट फिक्स है वही लाइन की इक्वेशन को डिफाइन करेगी, तो यहाँ पे x इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे 2 फॉर्मूला देखा है, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला और पॉइंट का पॉइंट से डिस्टेंस का फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्लोप ऑफ अ लाइन इज नॉट डिफाइंड व्हेन द लाइन इज। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्लोप हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनता है वो हमारा स्लोप होता है। जब एंगल आपका 0 होगा तो स्लोप आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और स्लोप आपका जब यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा तो वो वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से वाई एक्सिस को इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा। तो ये सारा हम स्लोप जो निकालते हैं वो tan थीटा से निकालते हैं। तो tan 90 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब जब भी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो स्लोप डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि tan 90 क्या होता है, एक अनडिफाइंड वैल्यू होती है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर स्लोप ऑफ लाइन नॉट डिफाइंड कब होता है, जब tan थीटा इक्वल टू 90 होगा, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी यहाँ पर हो इस तरह से वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो हो जाएगा। और एक्सिस के पैरेलल कब होगा, जब थीटा आपका कितना होता है, 0 डिग्री होता है। फिर प्रोजेक्शन यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई ऑन द एक्स एक्सिस है। तो ये आपकी यहाँ पर एक्स एक्सिस है। अब आपको ये कोई भी एक पॉइंट है, जैसे कि आपको एक्स कॉमा वाई दिया ना, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ऑन द एक्स एक्सिस। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, जो इसका 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो आप यहाँ पे देखो, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस वाले को लेते हैं, तो इस एक्सिस के ऊपर कोई ना कोई एक्स तो होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा, लेकिन वाई यहाँ पर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई ऑन द एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यही आपका वाई एक्सिस पे होता, तो वाई एक्सिस का फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आप निकालते हैं तो y एक्सिस पे आपको पता है x क्या होता है, 0 होता है, और y की कोई ना कोई वैल्यू हमें वहां पर मिल जाती। तो इसका मतलब इसका आंसर सी राइट है। फिर नेक्स्ट, इमेज ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा इन द x एक्सिस। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अल्फा बीटा दोनों कोऑर्डिनेट आपके पॉजिटिव है, तो कहां पर आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अब इसने कहा इसकी इमेज फाइंड करके बताओ, बट इन द एक्स एक्सिस में। तो ये हमारी एक्स एक्सिस पॉजिटिव कहाँ है, इधर है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस तरफ बनेगी। तो इस तरफ हमारा अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी इमेज हमारी यहाँ पे इस तरफ बनेगी, एक्स एक्सिस के इस तरफ बनेगी ना, तो ये अल्फा अल्फा ही रहेगा और बीटा आपका क्या हो जाएगा, माइनस बीटा हो जाएगा। अगर ये इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा इसकी इमेज किधर बनेगी। अगर ये वैल्यू इस क्वाड्रेंट में होगा तो इसकी इमेज इस क्वाड्रेंट में बनेगी। तो यहाँ पर इसकी इमेज आपकी कितनी हो गई, तो इसकी इमेज हमारे पास हो गई अल्फा कॉमा माइनस बीटा। फिर इमेज ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा इन द वाई एक्सिस। अब अल्फा बीटा यही है, अब इसकी इमेज वाई एक्सिस मतलब इस तरफ बनेगी। यहाँ तो बनने से रही ना, इमेज तो बिल्कुल इसके सामने बनेगी ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और वाई की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इस क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है ना, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। ठीक है, तो ये इमेज तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। The vertices of a triangle are 3, 0, 0, 4 and 0, 0. The ordinates of the orthocenter of the triangle is. तो देखो यहाँ पे ऑर्थोसेंटर क्या होता है, अगर ये आपने यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ट्राइंगल की 3 साइड होती है तो 3 एल्टीट्यूड बनेंगे। तो ये मैं यहाँ से 3 एल्टीट्यूड बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। तो तीनों एल्टीट्यूड जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो दूसरे सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। तो जो जहां पर भी तीनों इंटरसेक्ट करते हैं वो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑर्थोसेंटर कहते हैं।
तो देखो ये कैलकुलेट करना बहुत टिपिकल हो जाता है, इसकी कैलकुलेशन बहुत भारी है। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या करते हैं, पॉइंट को प्लॉट करके, क्योंकि हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो इजी हम इसको देख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक्सिस ड्रॉ कर लिया, 3,0 होगा, कहाँ होगा, x3 हो गया, y0 यहाँ पर हो गया, ये पॉइंट यहाँ मिला। फिर दूसरा पॉइंट हमें x0 y4, तो लिए हम मान लेते हैं कि हमें यहाँ मिला, और ये ऑरिजिन है आपका 0 0। तो देखो ये आपका यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल आपका जब भी यहाँ पर आएगा तो ये जो पॉइंट होगा ना जहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वही आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। क्योंकि देखो इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर कहाँ होगा, तो यही आ रहा है, इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, तो यही आएगा, यही आ रहा है ना भाई, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अभी इस तरह से ट्राइंगल होता तो बीच में कहीं बनता, बाहर कहीं बनता। और इस लाइन का, अगर इस लाइन का देखो, इसका यहाँ आ रहा है, इसका यहाँ आ रहा है, और इस लाइन का परपेंडिकुलर भी यहाँ से पास होगा, यहाँ पे कहीं बनेगा, तो ये ओरिजिन वाला जो पॉइंट होगा यही इसका क्या बनेगा, ऑर्थो सेंटर बन जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी दूंगी, वो आप सॉल्व करना प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये वाला पेपर तो हम पूरा सॉल्व करेंगे। स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो मैंने अभी आपको बताया था स्लोप ऑफ एनी लाइन, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, एंगल थीटा कितना बनेगा, थीटा 0 बनेगा, तभी तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लाइन आप यहाँ पे घूमती जाएगी, लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो भी दो चीज यहाँ पे याद रख लो, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो स्लोप 0 होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो स्लोप अनडिफाइंड होगा। The length of perpendicular from the origin on the line x cos alpha plus y sin alpha equal to k। तो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आप फाइंड करो, कहाँ से, ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 0 0। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब क्या हुई, एक डिस्टेंस हो गई, ओरिजिन से लेकर के इस लाइन पर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो एक पॉइंट है और एक आपके पास लाइन की इक्वेशन है, तो वही जो हमने अभी फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है, ये वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो इस पॉइंट के अंदर आपके यहाँ पर क्या होगा, x1 y1 क्या होगा, तो x1 y1 तो आपके यहाँ पे 0 0 होगा, क्योंकि ओरिजिन से निकाल रहे हैं। x1 y1 आपके 0 0 हो गए, और a b कौन हो गया, तो a आपका यहाँ पर cos अल्फा हो गया, b यहाँ पे sin अल्फा हो गया, और k जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो गया, c हो गया। ये आपकी सारी वैल्यू होगी, यानी माइनस के, क्योंकि उधर लेकर के जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करो, डिस्टेंस के फॉर्मूला में अगर हम इसकी वैल्यू को रखते हैं तो ये आप जाएगा d इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a 0 था, और x1 कितना था आपका यहाँ पर, नहीं x1 0 था, और a आपका यहाँ पर cos अल्फा था। फिर आपका यहाँ पर y1 0 था, और b आपका यहाँ पर कितना था, sin अल्फा था, और ये माइनस का k हो गया। फिर अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर अल्फा, फिर आपका यहाँ पर हो गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। तो ये तो आपका पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, नहीं ये 0 नहीं, सॉरी 1 हो गया, ये थी आइडेंटिटी होती है ना, 1 हो गया, √1 भी यही रहेगा। तो d इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ऊपर से तो माइनस का मॉड्यूलस k बचा, और यहाँ से सिर्फ 1 बचा। तो यानी कि आपका इसको मॉड्यूलस ऑफ, क्योंकि मॉड्यूलस की वैल्यू है तो अंदर k की कोई भी वैल्यू रखो आप यहाँ पर, ये अंदर नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि ये मॉड्यूलस ऑफ हमें क्या मिल गया, k मिल गया। भाई अंदर k की कोई भी वैल्यू मिलो, इसको माइनस लिखो या प्लस लिखो, एक ही बात होगी ना, मॉड्यूलस लगा हुआ है। तो हमारा आंसर में यहाँ पे माइनस नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स a, 0 एंड 0, b। तो ये बहुत सिंपल है, इंटरसेप्ट फॉर्म दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि देखो एक्सिस के ऊपर पॉइंट मिलेगा, x a है, y आपका 0, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट आपका हो गया a, 0। फिर 0, b है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखोगे तो ये b है, तो ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, x तो 0 मिलेगा, यहाँ y b मिलेगा। तो ये इस तरह से लाइन यहाँ से पास होगी, तो इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, ये x इंटरसेप्ट होता है, तो ये x/a हो गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, तो ये y इंटरसेप्ट होता है, तो ये x/b हो गया, सॉरी y/b हो गया, और ये इक्वल टू 1 हो गया। तो ये आपकी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा राइट हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो गया डी राइट, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। फिर इफ a b एंड c आर डिस्टिंक्ट देन द इक्वेशन a b c क्या है, तीनों अलग अलग है, तो इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम लाइन। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, कब रिप्रेजेंट करेगी, तो यहाँ पे देखो कोई भी दो लाइन है वो सेम लाइन को कब रिप्रेजेंट करती है, जब वो कॉइंसाइड हो जाती है। क्या हो जाती है, कॉइंसाइड हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है। लाइन तीन ही तरह की होती है, या तो वो इंटरसेक्ट करेगी, या एक दूसरे के पैरेलल होगी, या एक दूसरे पर कॉइंसाइड हो जाएगी। तो कॉइंसाइड कब होती है, जब आपका a1/a2, हमारे पास कंडीशन है ना, क्लास 10 में हमने पढ़ा है कि इसका रेशियो इसके मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो, फिर y के कोफिशिएंट का रेशियो, उसको हम b1/b2 कहते हैं, और
कांस्टेंट का रेशियो C1/C2, ये तीनों आपस में जब इक्वल होंगे तभी वो लाइंस यहाँ पे क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पर A1 कौन है, तो मैं इसमें क्या करती हूँ, बड़े वाली वैल्यू को ऊपर देती हूँ ताकि हमारी दिक्कत ना हो। तो ये मैंने रखा A1 कौन है, तो B³ माइनस C³ ले लिया। B³ माइनस C³ अपॉन ये क्या हो गया, B माइनस C हो गया। B माइनस C है ना, फिर Y के कोफिशिएंट को रखो, तो ये हो गया C³ माइनस A³ अपॉन C माइनस A रख दिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A माइनस B, नहीं सॉरी ये वाला पहले लेंगे, तो A³ माइनस B³ अपॉन A माइनस B हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता है, A³ माइनस B³ क्या होता है, 2 ब्रैकेट का सोल्यूशन आता है। तो यहाँ पर आपका आएगा B माइनस C, और ये हो जाएगा B² प्लस C² प्लस AB हो जाएगा। और डिवाइड में यहाँ पे B माइनस C है ये, तो सेम यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो बचेगा क्या क्या, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से बचेगा B² प्लस C² प्लस AB बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, तो C² प्लस A² प्लस AC बचेगा। और यहाँ से क्या बचेगा, A² प्लस B² प्लस का AB बचेगा, यही बचेगा। तो अब आप किसी भी दो को लेकर के सॉल्व करके देख लो, इनमें से कौन सी कंडीशन आती है। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे लेती हूँ, इन दोनों को ले रही हूँ मैं, ठीक है, किसी को भी ले सकते हो आप, इन दोनों को लेकर के हमें यहाँ कोई ना कोई कंडीशन निकालनी पड़ेगी। ABC इसने कहा तीनों वो अलग है, तीनों डिफरेंट है। तो देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या आता है। तो देखो C² से C² यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, B² माइनस A² और यहाँ पे प्लस का AC उधर चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, एक तो यहाँ पे प्लस का AB है, तो ये AB हो गया, और प्लस का AC उधर गया, तो माइनस का AC इक्वल टू इक्वेशन में 0 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो यहाँ पे देखो ये 4 टर्म हमें दिख रही, तो B² माइनस A² को अगर हम देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, B प्लस A हो जाएगा, और ये B माइनस A हो जाएगा। फिर यहाँ से आप देखो क्या कॉमन मिल रहा है, तो A कॉमन निकल रहा है, तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से B माइनस C मिल रहा है। एक सेकंड, यहाँ क्या गड़बड़ किया, यहाँ पे AC आएगा ना, AB कैसे आएगा, AB और C है ना, तो BC आएगा यहाँ पर BC आएगा। तो अब यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, हमारा C कॉमन नहीं हो रहा, C कॉमन हो रहा है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मैंने कहा कुछ गड़बड़ किया है। तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, C कॉमन आ रहा है, तो ये मुझे यहाँ पर B माइनस A मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये B² माइनस A² था ना, तो B प्लस A B माइनस A, यहाँ ठीक है। तो B माइनस A दोनों में सेम है, बाहर ले लिया, और यहाँ से B प्लस C बच गया, ठीक है। अब आगे देखो, A भी तो आएगा, B प्लस A प्लस C हो गया, यहाँ पे B प्लस A प्लस C हो गया, इक्वल टू आपका 0 है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ, तो B माइनस A इक्वल टू 0 है, तो दिस एम्प्लाइज B इक्वल टू A आ रहा है। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसने कहा कि ये तीनों क्या है, अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे के इक्वल यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि B इक्वल नहीं होगा यहाँ पर A के, और दूसरे के पास चले, तो दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है, A प्लस B प्लस C कर, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 0, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लाई से ये आंसर 0 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा, मतलब इसकी वजह से आंसर यहाँ पे 0, इसका मतलब ये वाला हमारा यहाँ पर राइट है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर नेक्स्ट देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स 4x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 8x प्लस 6y इक्वल टू 15। तो दो लाइन्स के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है ना हमारा, ये वाला देखो, एक पॉइंट और एक लाइन के लिए ये हो गया, दो लाइन के बीच में D इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A² प्लस B², ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे तो आप सीधा सा फॉर्मूला लगा लो, D इक्वल टू क्या हो गया, C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 कर लो, तो ये आपका इधर जाएगा, तो -11 -15 कर लो, तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन इस वाले पॉइंट में, इस वाले दो लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के बीच में एक कंडीशन होती है कि A और B कोफिशिएंट जो है वो दोनों लाइन के सेम होने चाहिए। यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, C1 C2 डिफरेंट हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, ये अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में, तो ये इसमें A और B के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो ये याद रखना कि जब भी दो लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करें तो इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा x हो जाएगा, 4 2 जा 8x हो जाएगा, 3 2 जा 6y हो जाएगा, और ये 11 2 जा 22 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमारी इक्वेशन बन गई। तो C2 माइनस C1 करो या C1 माइनस C2 करो, किसी को भी ले लो, मॉड्यूलस से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 22 माइनस का 15 करें, दोनों साइड में ना, इस साइड में, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम उधर लेकर के जाए, दोनों एक साइड में होनी चाहिए। अंडर रूट ऑफ A² प्लस B², तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का स्क्वायर हो गया 36।
तो 22 में से आपका 15 गया तो 7 हो गया, ये अंडर रूट ऑफ कितना हो गया 100 हो गया, तो 7/10 आपका यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, फिर एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी एक्स इक्वल टू a माइनस बी वाई इज, दोनों के बीच का एक्यूट एंगल क्या होगा, तो एक्यूट एंगल निकालने का हमें पास फॉर्मूला है tan थीटा। थीटा निकालने का एक्यूट एंगल मतलब क्या हो गया, थीटा निकालने का फॉर्मूला, तो थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस, यही होता है tan थीटा निकालने का फॉर्मूला। इसको सॉल्व करेंगे और यहां से हम थीटा निकालेंगे। तो m1 कितना होता है, तो देखो एंगल यहाँ पे स्लोप निकालने का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, m1 इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस का a/b होता है। a कौन होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और b कौन होता है, कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे आप सॉल्व करो, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर तो इसका स्लोप तो यही होगा, यानी कि लाइन का पहले का स्लोप माइनस का a/b, तो x का कोफिशिएंट a ही है, तो ये a और b का y का कोफिशिएंट b है। फिर दूसरी लाइन का स्लोप निकालो, m2 माइनस का a/b, तो a कौन है यहाँ पर माइनस हो गया, a प्लस b है, और b कौन है, तो दोनों एक साइड होने चाहिए, तो ये भी उधर जाएगा तो क्या कर देगा माइनस करेगा, तो माइनस का a माइनस b हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1, यानी कि आप यहाँ पे देखो ये आपका m1 है, ये आपका m2 ले लिया, तो ये आपका हो गया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी माइनस ऑफ, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, a अपॉन बी हो गया। फिर आप फिर आपका फॉर्मूला क्या, 1 प्लस m1 m2 था ना, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 1 प्लस m1 m2 यानी m1 कितना है माइनस का a/b, और ये आपका हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो जाएगा। तो एलसीएम लेना पूरा, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सब कुछ यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर सिर्फ क्या बचेगा 1 बचेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना पूरा, तो आप देखना यहाँ पे सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा। तो tan थीटा में 1 कहां पर होता है, tan थीटा में 145 डिग्री पे होता है, तो 18 का जो आंसर है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व तो कर लोगे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे b इंटू a माइनस बी आएगा, यहाँ पे भी b इंटू a माइनस बी एलसीएम आएगा, तो डिनोमिनेटर तो वैसे ही कैंसिल हो गए, b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इसके साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी इसी तरह से ये दोनों जाकर के उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सॉल्व करोगे तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिल्कुल का बिल्कुल सेम आ जाएगा। Now question number 19, 2 points a comma 0 and 0 comma b lie on a line. Another points on the line is. अभी देखो जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था कि इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स a कॉमा 0 एंड 0 कॉमा b इज, तो ये आपको मैंने कहा था ना, ये यहाँ से a इंटरसेप्ट कट कर रही है, यहाँ पे b इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो इस तरह की लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये यहाँ पे आप पॉइंट देख के इजिली हमने चैप्टर पढ़ा था तब देखा था ना, तो यहां पर भी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, यही हो जाएगी। बट इसने क्या बोला है कि 2 पॉइंट्स a कॉमा 0 0 कॉमा b लाई ऑन अ लाइन, तो वो लाइन हमारी ये रही जिसकी इक्वेशन ये है, जिसपे 0 कॉमा a कॉमा 0 पॉइंट भी 0 कॉमा b पॉइंट भी है। अब आपको ये कह रहा है कि अनदर पॉइंट ऑन द लाइन, उसमें से इन सब में से ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो उसके ऊपर भी होगा, यानी उस लाइन इस लाइन के ऊपर भी कहीं पर वो पॉइंट होगा। तो बहुत सिंपल है, ये पॉइंट आप इसमें प्लॉट करके रखो और देखो कि x की जगह रखोगे ये पॉइंट, y की जगह रखोगे ये, और चेक करके देखो कि क्या लेफ्ट इक्वल टू राइट यहाँ पे आ रहा है, मतलब वैल्यू रखने पर इधर आपका 1 है तो क्या इधर भी आपका 1 आ रहा है, ये हमें रख करके देखना है। तो a के लिए चेक करो, b के लिए करो, c के लिए करो, d के लिए। जैसे ये मैंने a के लिए रखा तो x अपॉन a, तो x की जगह क्या रखा 3a रखा, 3a अपॉन यहाँ पे क्या हो गया a हो गया। फिर प्लस आपका यहाँ पर क्या हो गया y की जगह मैंने रखा माइनस का 2b अपॉन b हो गया, इक्वल टू आपका कितना है 1 है। तो देखो a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस 2 कितना आया 1 आया, तो लेफ्ट इक्वल टू आपका राइट हो गया, यानी कि यही पॉइंट है। और इनको रखोगे तो ये सेटिस्फाइड यहाँ पर नहीं करेंगे। फिर इफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर -4 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 0 प्लस पी आई आर कोलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स आपके यहाँ पर हैं, तो आपको बताना है द वैल्यू ऑफ पी। तो आपके यहाँ पर पी की वैल्यू क्या होगी ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना है। तो मैंने आपको बताया था आप स्लोप वाले मेथड से कर सकते हो। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो इन 2 पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसका स्लोप, और इन 2 पॉइंट से जो लाइन बन रही है उनका स्लोप यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा। तो 2 पॉइंट अगर दिए हो तो स्लोप फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पॉइंट दिए हो तो स्लोप फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला होता है। तो इसमें से आप यहाँ पर देख लो, अब देखोगे x1 y1 क्या है, तो ये जो रियल नंबर होता है वो x होता है, और जो यहाँ पे आयोटा के मल्टीप्लाई में होता है जो वो y होता है।
तो इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, -4, 3 हो जाएंगे। x1 y1 ले लो, यहाँ पे 2, -3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, p हो जाएगा। तो ये करो y2 y1, तो -3, फिर आपका यहाँ पर -3 हो जाएगा। देखो ये -3 और ये फॉर्मूले का माइनस और ये 3, तो -3 अपॉन 2 -4, तो ये आपका 2 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो माइनस प्लस होता है, 3 + 3 6 हो गया, 4 + 2 भी 6 हो गया, यहाँ पर 6 के 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। फिर इन दोनों का देखो यहाँ पे, ये स्लोप हम m2 ले लेते हैं, तो y2 y1, तो p -3, तो ये p + 3 हो गया और ये 0 माइनस क्या 2 हो गया। तो ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल होंगे क्योंकि तीनों लाइन को लीनियर है, तो यहाँ पर m1 = m2 हो जाएगा, यानी कि p + 3 अपॉन -2 = -1 हो गया। तो p + 3 है ना, +3 को उधर ले जाएंगे, पहले -2 को उधर लेके जाओ, -2 × -1 2 हो गया, माइनस प्लस होगा, 2 × 1 2, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो गया, यानी कि 2 - 3 कितना होता है, -1 होता है, क्योंकि जो बड़ा उसका साइन होता है ना, 3 में से 2 गया तो एक ही बचा, तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो गया, आपका बी वाला हो गया। इफ ए बी सी आर इन जीपी देन द लाइन a² x + b² y + ac = 0 विल ऑलवेज पास थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। तो आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि ए बी सी जो है वो आपके जीपी में है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसको भी जीपी अच्छे से याद हो, तो जीपी में अगर ए बी सी अगर जीपी में है, दैट मीन्स क्या होता है कि b/a = क्या होता है, यहाँ पर c/b होता है, इसका रेशियो इक्वल होता है ना, जो हम यहाँ पे उसमें डिफरेंस इक्वल होता है या रेशियो इक्वल होता है, तो यानी कि b² = आपका यहाँ पर क्या होता है, ac होता है। ठीक है, अब इसने आगे क्या बोला है कि ये जीपी में है, देन द लाइन विल पास थ्रू द फिक्स पॉइंट, तब ये जो लाइन है वो कौन से फिक्स पॉइंट से पास होगी। तो देखो इसको कंपेयर कर लेते हैं हम, ये जो हमारी लाइन इक्वेशन बनी उसको और इसको हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो ये b² प्लस का ac उधर आके माइनस का ac = 0 हो गया। तो देखो x की तो इसमें कोई टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है, x है ही नहीं ना, x की टर्म ही नहीं, दैट मीन्स x आपका यहाँ पे 0 है, तो x = यहाँ से 0 आ गया। और y देखो तो b² का यहाँ पे क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है, तो ये प्लस का ac है ना, तो हम यहाँ पे b² को इधर भेजते हैं, ऐसे नहीं करते, b² को अगर मैं इधर भेजती तो ये नेगेटिव हो जाता ना, इसको देख करके हम इक्वेशन दे रहे हैं। तो b² का कॉफिशिएंट कौन है, y, और यहाँ b² का कॉफिशिएंट कौन है, -1 है, तो y = आपका क्या हो गया, -1 हो गया, और ac से ac आपका है ही है, b² का कॉफिशिएंट हमने y देख लिया, इसमें x की टर्म है ही नहीं, दैट मीन्स x आपका यहाँ पे 0 हो गया, तो वो पॉइंट कौन हो जाएगा आपका, x 0 और y -1 हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप देखो, अ लाइन ड्रॉन टू द पॉइंट 3, 4 एंड 5, 6 इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -1, द एब्सिसा ऑफ दैट पॉइंट। तो ऑर्डिनेट क्या होता है, जो y कोऑर्डिनेट होता है, एब्सिसा क्या होता है, जो x कोऑर्डिनेट होता है, तो हमें यहाँ पे ये फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो ये भी सिंपल वैसी तरह का क्वेश्चन है कि भाई ये लाइन है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रही है, इन दोनों पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करने से बन रही है। अब इसको आप एक्सटेंड करो और ये एक और पॉइंट से यहाँ पे पास हो रही है, तो लेट की पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉइंट 3, 4 ले लिया, ये आपने 5, 6 ले लिया, और ये एक और पॉइंट से पास हो रही है जिसका ऑर्डिनेट आपको दिया हुआ, ये हमने -1 दिया हुआ, लेकिन x वाला हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो भी लाइन बन रही है उसका स्लोप, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो भी लाइन बन रही है उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, 6 - 4 वही y2 - y1, ये अभी हमने कैलकुलेट किया, वही फॉर्मूला लगाना है। तो y2 - y1, 6 - 4 कितना हो गया, 2 हो गया, x2 - x1, 5 - 3 भी हो गया 2, फिर इधर करो, फिर -1 y2 - y1, तो -1 - का 6 हो गया, x2 - x1 यानी कि x - का 5 हो गया, 2/2 कितना हो गया आपका यहाँ पर 1 हो गया। अब इसको बस आप सॉल्व कर लो और x की वैल्यू लेकर के जाओ, तो 1 से उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x - 5 = माइनस प्लस होता है, तो ये -7 हो जाएगा, साइन नेगेटिव आएगा ना, फिर -5 इधर आ जाएगा, तो -7 + 5 हो गया, तो 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और साइन यहाँ पे आपका क्या आएगा, नेगेटिव, तो यानी कि आपका जो एब्सिसा होगा वो कितना होगा, -2 होगा। फिर नेक्स्ट देखो, angles of the triangle formed by the lines x + y = 0, x - y = 0 and y = 7। तो ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि ये लाइन है आपने ड्रॉ की, दूसरी लाइन है ये आपने ड्रॉ की, और ये तीसरी लाइन है ये आपने यहाँ पे ड्रॉ की। अब तीनों लाइन को ज्वाइन करने से, ये लाइनें हमने बनाई, इन तीनों लाइन जहां पर भी ये ज्वाइन हो रही है, तो उससे क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये x - y हो गया, x + y हो गया, और ये y = 7 ले लिया।
तो आपको बताना है कि ये तीनों एंगल कौन से हैं, ये तीनों क्या बताने, एंगल बताने। तो एंगल आप क्या बताओगे, इस लाइन और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो निकाल लो, इस लाइन का स्लोप निकालोगे तो ये एंगल आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप निकालोगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो दो निकालो कि अगर दो एंगल हमने निकाली तो तीसरा तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल ही लेंगे। तो पहले इस लाइन का स्लोप देखो, तो m1 कितना हो जाएगा, माइनस का a बाय कितना होता है, b होता है ना। तो माइनस का फॉर्मूला पता है, a कौन होता है, x का कॉफिशिएंट तो 1 है, b कौन है तो y का कॉफिशिएंट -1 है, यानी m1 कितना आ गया, माइनस से माइनस आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया और ओनली यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। फिर इसका निकालो, तो m2 इक्वल टू माइनस का a कौन है तो ये 1 है, b कौन है तो ये भी आपका 1 है, यानी कि m2 इक्वल टू यहाँ पे -1 आ गया। और m3 देखोगे तो m3 वही माइनस का a अपॉन b, a की तो टर्म यहाँ पे है ही नहीं, x है ही नहीं ना यहाँ पर, तो a क्या हो गया, 0, 0 में किसी से भी डिवाइड करो, y इक्वल टू आपका 7 है तो y तो है ना यहाँ पर, y का कॉफिशिएंट b होता है, तो 0 में किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आएगा, तो ये आपका यहाँ पर 0 हो गया। तो ये हमने तीनों का स्लोप निकाल लिया। अब थीटा निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखो, इन दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं पहले। तो ये आपका यहाँ पर स्लोप कितना आ जाएगा, इसका 1 आ रहा है और इसका 0, तो m2 माइनस m1 ले लो, तो 0 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू 1 हो गया। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 1 तो -1 हो गया और नीचे भी 1 बच गया, तो ये मॉड्यूलस ऑफ 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी tan थीटा में 1 की वैल्यू कहाँ होती है, तो 45 डिग्री पे होती है। तो ये हमने निकाल लिया। अब इन दोनों को ले लो, इन दोनों का अगर हम यहाँ पे tan थीटा निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1, तो किसी को भी ले लो, -1 m2 माइनस, इसको m2 ले लिया, इसको m1 ले लिया, m2 1 -1 -0 हो गया, फिर 1 प्लस वही 0 इंटू -1 हो गया, तो ये आपका कितना है, ऊपर से -1 बचा और नीचे से तो 0 1 बचा, तो ये भी आपका 1 आया, यानी कि इन दोनों के बीच में भी हमने अभी इन दोनों के बीच में एंगल निकाला, ये आपका 45 डिग्री आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकाला 1 आ रहा है, तो ये भी आपका 45 डिग्री आ रहा है, तो 45 प्लस 45 90 हो गया, 180 में से 90 गया तो ये भी आपका 90 हो गया, यानी कि हमारे एंगल कौन से आ रहे हैं, 45 90 45, ये एंगल हमारे। तो 23 का ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो गया, राइट हो गया। तो इस तरह से हमें एंगल निकालना है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 देखो, तो 24 अब क्या है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 1, -2 एंड विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो आपकी क्या कह रहे हैं कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो 1, 2 से तो -2 से तो पास हो रही है और वो एक्सिस के साथ में इक्वल इंटरसेप्ट यहाँ पे कट कर रही है। इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है मतलब अगर वो एक्स के साथ, एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर ए यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है तो वाई के साथ भी ए यूनिट का ही वो इंटरसेप्ट यहाँ पर कट कर रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू बी हमें दिया हुआ है, ठीक है, ए इक्वल टू बी दिया हुआ। और इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें पता है इक्वेशन की लाइन कैसे होती है, इस तरह से होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है। अब ए की जगह बी पुट करो या बी की जगह ए पुट करके इक्वेशन की लाइन बना, तो मैं बी की जगह ए पुट कर देती हूँ, तो क्योंकि हमें ये पॉइंट वहां से पास हो रहा है ना, तो वो भी देखना है, तो पहले लाइन की इक्वेशन तो बनाए, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1, एलसीएम ले लोगे तो ए आ जाएगा, तो ए तो ऊपर तो जाएगा नहीं, तो ये एक्स प्लस वाई ही रहेंगे और ये ए इधर जाएगा। भाई एलसीएम लोगे तो ये कॉमन लिख लोगे, ऊपर नीचे दोनों के डिनोमिनेटर ए है तो यहाँ कुछ नहीं होगा, ये ए हम इधर लेंगे, ये इक्वेशन हो गई। अब आपको यहाँ पे बतानी है कि लाइन ऑफ द इक्वेशन, ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। अब इसमें हमें ए की वैल्यू नहीं पता, बट वे कह रहे हैं कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो 1, -2 से पास होती है। अब 1, -2 से पास होगी तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी, लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा, तो यहां से हम ए की वैल्यू निकाल देंगे और रख देंगे तो हमें वो इक्वेशन मिल जाएगी जो एक्सिस के साथ में इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है और यहाँ पे इस पॉइंट से पास हो रही है। तो एक्स की जगह 1 रखो, वाई की जगह -2 रखा, तो ए कितना आ गया, यहाँ से हमारा माइनस का 1 आ गया, तो बस इसकी जगह पे इक्वेशन रख दो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए की जगह -1 रख दिया। ऐसे तो करते हैं, उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ रखा है भाई उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है। तो भाई हमने कहा एक्सिस के साथ जो इक्वल इंटरसेप्ट करती है वो ये लाइन होती है। अब इसने कहा नहीं वो लाइन तो 1, -2 से भी पास होनी चाहिए, तो 1, -2 रखा, तो हमें तो ए की वैल्यू मिल गई, 3 वेरिएबल है, 3 में से 2 की वैल्यू पता है तो ए मिल गया। अब वो लाइन की इक्वेशन कौन होगी, तो वो यहाँ पे रखो, तो ए की वैल्यू रखोगे तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन होगी। अब x प्लस वाई इक्वल टू आपका -1 है तो ठीक है, नहीं तो ये उधर जाके x प्लस वाई प्लस 1 मिल जाएगा। दो तरह की इक्वेशन यहाँ पे बन सकती है, x प्लस वाई इक्वल टू -1 या x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 24 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 0, 0 एंड पैरेलल टू द लाइन। अब इसने कहा कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो 0, 0 से तो क्या कर रही है, पास हो रही है। तो भाई वो लाइन की इक्वेशन जो 0, 0 से पास होनी चाहिए और इसके पैरेलल हो। तो मैंने आपको पहले ही
तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन आपको पता है, पैरेलल लाइन में क्या होता है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट होते हैं सेम, ओनली कांस्टेंट टर्म यहां पर डिफरेंट होती है। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होगी वो यहां पर क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0 होगी। ये फर्स्ट वाली टू टर्म जो एक्स और वाई की होती है वो बिल्कुल सेम होती है, ओनली कांस्टेंट टर्म यहां पे चेंज होती है। तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन ये होगी। अब इसने कहा नहीं ये तो 0 0 से पास हो रही, तो x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, a इंटू 0 0 हो गया, b इंटू 0 0 हो गया, प्लस k इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब हम यहां से क्या देख रहे हैं, हमें k की वैल्यू यहां से क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो इसमें पुट कर दो, k की जगह 0 पुट कर दिया, तो लाइन की इक्वेशन क्या बचेगी, k 0 रखा तो a x प्लस बी वाई इक्वल टू 0 का, ये तो 0 हो गया ना। तो इसका मतलब 25 का आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 0 0 एंड एट राइट एंगल्स टू द लाइन। अभी यहाँ पे तो कहा था पैरेलल है, तो पैरेलल में तो हमें पता है भाई सेम लाइन की इक्वेशन होती है, ओनली कांस्टेंट टर्म जो होती है वो यहाँ पर चेंज होती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो कि उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करके बताओ जो 0 0 से तो पास हो रही है, लेकिन वो इस लाइन के साथ में क्या है, परपेंडिकुलर एंड एट राइट एंगल टू द लाइन। तो परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन होती है, हमें पता है परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन है, दोनों लाइन का जो स्लोप होता है उनका प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। यही हमें पता है कि इस लाइन और इस लाइन का स्लोप जो होगा वो उसका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो पहले इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो हमें पता है स्लोप जो होता है वो माइनस का a बाय बी होता है। तो a कौन है, a यहाँ पे a ही है और b भी यहाँ पे b ही है। तो अब हमें उस जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है उसका स्लोप लाना है, वो यहां से लाएंगे। हमें m1 की वैल्यू पता चल गई, उस लाइन का स्लोप हम लेकर के आ जाए, तो यहाँ वैल्यू पुट करो, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m1 की जगह क्या रखा, माइनस का a बाई बी इंटू m2 इक्वल टू -1। तो दिस एम्प्लाइज आपका यहाँ पर m2 कितना हो गया, तो -1 तो यहाँ पे है ही, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन माइनस का a हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी उस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, b अपॉन a होगा। तो अब हमें स्लोप पता है, एक स्लोप जब हमें पता है तो हम लाइन की इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं किस फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें हमें से स्लोप ही तो रखना होता है, इक्वेशन बन जाएगी ना। तो y एज इट इज रह गया, m की जगह रखो b अपॉन a रखा, ये x रखा, प्लस का c यहाँ पे रख दिया। फिर अब आप यहाँ पे रखो, इसको स्लोप सॉल्व करो, तो ये a उधर चला जाएगा और a आपका यहाँ पर c के पास भी आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो गया a y इक्वल टू बी एक्स प्लस ए सी हो गया, यानी कि a y माइनस का बी एक्स माइनस का ए सी इक्वल टू 0 हो गया। तो ये उस लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप आपका जो इस लाइन के क्या परपेंडिकुलर है। बट अब इसने क्या कहा, ये ओरिजिन से भी पास हो रही है, तो हमें c की वैल्यू भी निकालनी होती है। तो ये ओरिजिन से पास हो रही मीन्स x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, दैट मीन्स आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से हमें क्या मिल गया, c इक्वल टू 0 मिल गया। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो इक्वेशन आपकी यही बचेगी, c की जगह 0 रखा ना, तो ये a y माइनस का बी एक्स इक्वल टू 0, या फिर अगर आप इसको x की टर्म नेगेटिव नहीं चाहिए तो ये भी लिख सकते हैं, और हम इसको बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0 ये भी लिख सकते हैं। दोनों लाइन की इक्वेशन यहाँ पर हमारी हो सकती है। तो आंसर देखो आप यहाँ पे बी एक्स माइनस ए वाई, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आ रहा है। देखो ए वाई माइनस बी एक्स तो कहीं नहीं आ रहा, ठीक है, तो बी एक्स माइनस ए वाई आपका ठीक है, समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चन साथ साथ आए हैं आपके। द लाइन्स x प्लस के माइनस 1 वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस के स्क्वायर y माइनस 1 इक्वल टू 0 आर एट राइट एंगल। दोनों लाइन्स जो होगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। तो कब होगी, तो इसमें आपको कंडीशन बतानी है, यहाँ पे k की क्या वैल्यू रखोगे कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। तो हमें पता है कि दो लाइन आपस में कब परपेंडिकुलर होती है, जब उनका स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो इस लाइन का आप स्लोप निकालो, m1 कितना होगा, माइनस का a बाई बी, तो माइनस हो गया, x का कोफिशिएंट आपका 1 होता है, b कौन है, y का कोफिशिएंट होता है, तो k माइनस 1 आ गया। फिर दूसरा यहाँ पे m2 हो गया, इसका स्लोप कितना होगा, अगेन माइनस का a बाई बी, तो माइनस का 2 अपॉन क्या हो गया आपका यहाँ पर k स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों कहाँ है, राइट एंगल पे है, तो m1 इंटू m2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, माइनस का 1 अपॉन के माइनस 1 इंटू माइनस का 2 अपॉन, और ये आपका यहाँ पर कितना था, के स्क्वायर हो गया। तो इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1। तो ये इक्वेशन बन गई, हमें तो के की वैल्यू बतानी, तो ये एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से देखते हैं हमें के की वैल्यू कितनी मिलेगी। तो देखो सबसे पहले तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका 2 अपॉन के स्क्वायर इंटू के माइनस 1 हो गया, इक्वल टू -1 हो गया। इसको उधर लेके चले जाओ, तो ये 2 इक्वल टू माइनस का के स्क्वायर के माइनस 1 हो गया। अंदर लेके जाओ, उसको सॉल्व करो,
माइनस का के क्यूब माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर के स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को एक बार उधर लेके चले जाओ ताकि करना क्या है आपको पता चले। ये माइनस का के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, के स्क्वायर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और ये प्लस का 2 यहाँ पर है ये। अब हमें को इसको क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं, के का आंसर निकालने की जरूरत नहीं, बस अब आप यहाँ से सेटिस्फाई करा दो। के इक्वल टू यहाँ पे 1 रख के देखो, क्या ये लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है। के इक्वल टू -1 रख के देखो, के ग्रेटर देन 1 वैल्यू रख के देखो, मॉड्यूलस ऑफ के इक्वल टू 2 रख के देखो, इस तरह से वैल्यू रख के देखो। के इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, के 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये +2 हो गया, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये तो ट्रू नहीं है। -1 रख के देखो, तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, फिर -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, फिर ये प्लस का 2 हो गया, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये माइनस का 2 प्लस का 2 इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि ये आपका यहाँ पर राइट है, यानी के की वैल्यू क्या है, -1 है। फिर के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1, तो 2 3 4 रख के देखो क्या आपके लिए ट्रू हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि के की वैल्यू -1 के लिए ट्रू हो रहा है तो ये तो होगा ही नहीं, और नेगेटिव वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है तो सारी पॉजिटिव वैल्यू आप यहाँ पे रखो कि मॉडुलस ऑफ के इक्वल टू 2 आपका यहाँ पर आ रहा है, तो ये रखोगे तब भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखो, सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय लाइन्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a प्लस y इक्वल टू b। तो सरकम सेंटर यहाँ पर क्या होता है, तो देखो अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करती हूँ ना, तो x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होता है, y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस पे होता है, और ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी यहां से यहाँ ये लाइन इस तरह से पास होती है ना, ये आपका क्या होता है पॉइंट, यहाँ पे a होता है और ये 0 होता है, और यहाँ पे क्या होता है x0 होता है, y भी होता है, ये आपकी लाइन है। तो आपको कह रहा है कि इन तीनों लाइन से जो भी आपका यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है ना, उसका सरकम सेंटर बताओ। तो ये एक्चुअल में कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल हमारा ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये ट्राइंगल हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनियस का हाफ होता है। ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखो, जैसा ट्राइंगल बनेगा उस हिसाब से देखेंगे। इससे पहले भी हमने ट्राइंगल वाला क्वेश्चन किया ना, ऑर्थो सेंटर वाला, वैसे ही है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इतना डबल आपको बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करके सॉल्व करने वाला नहीं दिखाएंगे, सिंपली लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्योंकि ये राइट ट्राइंगल बन गया, तो राइट ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट तो हमें निकालना आता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो 0 प्लस a/2 तो a/2 हो गया, 0 प्लस b/2 तो आपका यहाँ पे b/2 हो गया। तो ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, तो ये चीज याद रख लो कि द सरकम सेंटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस एंड रेडियस विल बी हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। उस सरकम सेंटर की जो रेडियस होगी वो इस हाइपोटेनियस की हाफ होगी, रेडियस विल बी हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। डिस्टेंस निकालोगे ना, उसका हाफ जो होगा वो रेडियस होगा, और अगर आप इसका सरकम सेंटर कह रहे हो तो इस हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा। फिर अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2,2, एक लाइन है जो 2,2 से तो पास हो रही है, एंड इज एट राइट एंगल, ये पॉइंट, ये लाइन है, ये हमारा एक पॉइंट था 2,2, यहां से तो पास हो रही है, एंड इज एट राइट एंगल टू द लाइन, और ये एक लाइन यहाँ पे जा रही है, इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये लाइन आपकी क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। इट्स y इंटरसेप्ट इज, यानी कि इस लाइन का जो y इंटरसेप्ट होगा वो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे ना, एक x होगा एक y होगा, तो उसमें से आपको y की वैल्यू निकाल करके बतानी है यहाँ पे। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन है यहाँ पर, हम उसकी इक्वेशन निकाल के बता देते हैं। ठीक है, लाइन की इक्वेशन निकाल के बता देते हैं। तो यहाँ पे इसका पॉइंट हमें पता है, हम इसका स्लोप निकाल रहे हैं। अगर स्लोप पता होगा तो मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल लूंगी, तो मुझे उससे y का कोफिशिएंट कौन है वो आइडिया लगाने में इजी रहेगा। तो इसका यहाँ पर क्या निकालना है, मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालें, इस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, m1 लिख लेते हैं, माइनस का a/b यानी माइनस का 3/1 यानी कि कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो ये इसके साथ क्या कर रही है, 90 डिग्री राइट एंगल पे है ना, तो इन दोनों के स्लोप का रिलेशन क्या होगा, m1 इंटू m2 जो होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो m1 की वैल्यू में पता है, -3 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो गया। तो दिस एम्प्लाइज m2 कितना हो जाएगा, -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि 1/3 हो गया। तो जो इस लाइन का जो स्लोप है वो आपका कितना हो गया, 1/3 हो गया, और ये 2,2 से भी पास हो रही है। तो एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है, तो इस लाइन की इक्वेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं। क्या होती है हमारी लाइन की इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यही होती है ना इक्वेशन। तो वैल्यू पुट कर लो, y1 क्या हो गया, कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 2,2 से, तो y माइनस 2 इक्वल टू 1/3 x माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, और y का जो कोफिशिएंट यहाँ पर होगा वही आपका यहाँ पे y इंटरसेप्ट होगा, हमें जो निकालना है। तो ये हो गया आपका 3y माइनस का 6 इक्वल टू आपका कितना हो गया, x माइनस का 2 हो गया। या फिर एक बहुत सिंपल तरीका, इतना हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है,
हमें y इंटरसेप्ट निकालना ना, तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट कहाँ होता है, x एक्सिस पे मिलता है, तो y ये इस तरह से यहाँ पे हो गया, y इंटरसेप्ट आपका ये सॉरी y इंटरसेप्ट का y एक्सिस पे मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, x 0 होता है और y की कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन में आप x की जगह क्या रख दो, 0 रख दो, तो ये y माइनस टू इक्वल टू 1/3, 0 माइनस टू कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करके जो भी y की वैल्यू आएगी वही आपका y इंटरसेप्ट है, तो y माइनस टू इक्वल टू माइनस का 2/3 हो गया, ये माइनस का 2 इधर आया तो ये प्लस का 2 हो गया, तो y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया, एलसीएम ले लो तो 3 आएगा, ये माइनस 2 एज इट इज, 1 के 3 के टेबल में 1 के टेबल में 3 टाइम, तो 3 2 6 हो गया, तो 6 माइनस 2 तो 4/3 हो गया, यानी कि y इंटरसेप्ट यहाँ पे कितना हो गया, 4/3 हो गया। ठीक है, फिर द इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, जहां पर m कहां से आ रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर को, ऑल लाइन थ्रू x1 y1 एक्सेप्ट द लाइन। अच्छा, ये आपकी वही स्लोप और पॉइंट वाला, एक पॉइंट आपको पता और एक स्लोप आप पता है, तो ये इक्वेशन लिखते हो, आप लाइन की इक्वेशन यहाँ पे लिखते हो, इसी तरीके से लिखते हो ना। तो अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट ऑल लाइंस, इस इक्वेशन से हम वो सारी लाइन जो x1 y1 से पास होती है वो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें से कौन होगा जो यहाँ पे इसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो क्या y इक्वल टू y1 पॉसिबल है, x इक्वल टू x1 पॉसिबल है, या x प्लस वाई इक्वल टू x1 प्लस y1 होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तो आप यहाँ पे देखो, तो इस लाइन के लिए आप यहाँ पे देखो दो कंडीशन होती है, जब आप यहाँ पे m की वैल्यू को देखो, ये स्लोप जो है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, x1 y1 की जो मर्जी आप यहाँ पे वैल्यू रखो, लेकिन ये m जो है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। मतलब कि अनडिफाइंड कब होता है, जब कोई भी लाइन इस y एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, एंगल आप अगर ये x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, स्लोप अगर इस तरह से हो जाता है, एंगल आपका 90 डिग्री हो जाता है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाती है, तब आपका यहाँ पे जो होता है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, लाइन क्या हो जाती है यहाँ पर, इस कंडीशन पर क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो हमें यहाँ पर कोई भी ऐसी वर्टिकल लाइन नहीं ड्रॉ करनी है जो कि हमारा यहाँ पे इसको अनडिफाइंड कर दे। तो वो किस कंडीशन पे आती है अनडिफाइंड लाइन, जब x इक्वल टू x1 हो जाता है। ठीक है, तो वी कैन नॉट ऑब्टेन द लाइन थ्रू x1 y1 विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, हम ऐसी कोई लाइन यहाँ पे नहीं बना सकते जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो इसके लिए हमारा पॉइंट बी यहाँ पर होगा कि y इक्वल टू y1 हो सकता है, x प्लस वाई इक्वल टू x1 y1 हो सकता है, बट x इक्वल टू x1 यहाँ पर कभी भी नहीं होगा, ये होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू y1 हो जाएगी, तो इसीलिए ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बाकी सब चीज यहाँ पर पॉसिबल है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 अपॉन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो, पेपर लेकर आते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां से बन रहे हैं, ऑरिजिन से बन रहे हैं, ये 0 0 से किस पे बन रहे हैं, इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो हमें यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट बताएं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो लेट इसके कोऑर्डिनेट क्या है, h कॉमा k है, इसका स्लोप तो आप यहाँ पे इजीली, अब आपको यहाँ पर भी क्या करनी है, वही इक्वेशन की फॉर्म में देखना जो हमने पहले किया, तो इसका स्लोप निकाल के लाओ, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m1 इक्वल टू माइनस का a/b, तो माइनस का 1/1 यानी कि माइनस का 1 आया। फिर इसका क्योंकि ये इसके साथ क्या परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का रिलेशन क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 1 होगा। तो m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 कितना आपका यहाँ पर -1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस का 1, तो m2 माइनस का 1 इधर जाएगा तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं, h कॉमा k लिए, तो एक्चुअल में हमें यही पॉइंट तो निकाल के लाना है, जो कोऑर्डिनेट लिया h और k लिया, तो h k की वैल्यू चाहिए। तो इस लाइन के भी दोनों पॉइंट हमें पता है, 0 0 पता है, h कॉमा k पता है, हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसका स्लोप हमने m2 लिया, वो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0, यानी कि क्या हो गया, k अपॉन h हो गया। तो यानी कि m2 हमने कैलकुलेट किया, वो स्लोप के फॉर्मूले से दोनों इक्वल आया, तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो k अपॉन h इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यानी कि k इक्वल टू हमारा h आ रहा है, h को इधर लेके चलेगा तो यही हमारा यहाँ पर आ रहा है ना। देखो ये पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी, तो ये पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पर आप रख करके देखो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, x की जगह h रखा, y की जगह k रखा, इक्वल टू आपका कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसने कहा भाई ने k इक्वल टू तो h है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे द कोऑर्डिनेट, हमें h और k की ही वैल्यू यहाँ पर निकाल के बतानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो किसी एक की वैल्यू निकालो, दूसरे वैसे भी इक्वल हो जाएगी, तो h की जगह k रखो या k की जगह, मैं यहाँ पे h रख देती हूँ।
तो इक्वल होगा 2h इक्वल टू 2 हो गया, तो यानी कि h इक्वल टू 1 हो गया। तो h 1 है तो k भी यहाँ पे कितना हो गया आपका 1 हो गया, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके 1,1 हो गया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 अपॉन द लाइन, इस पॉइंट से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन नहीं बनानी थी, हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। कोऑर्डिनेट फाइंड करने तो हमने लेट कर लिया कि भाई ये कोऑर्डिनेट h कॉमा k है, इसका स्लोप निकाला, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, इस लाइन का निकाल दिया, इसका स्लोप निकाल लो, ये आपने यहाँ पे निकाल लिया, दोनों को इस फॉर्मूले में रख के इक्वेट करोगे तो h और k की वैल्यू में एक रिलेशन आ जाएगा। और फिर हम एक यहाँ पे आइडिया और लगा रहे कि भाई ये पॉइंट, एक रिलेशन हमारे पास आ गया, लेकिन वैल्यू हमारी यहाँ पे नहीं है कि आपको ये कह दिया दोनों इक्वल है, तो वैल्यू हम कहाँ से ला सकते हैं, इक्वेशन चाहिए, तो इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे, भाई ये पॉइंट तो इस लाइन का भी है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ऐसे करके हमने यहाँ पे वैल्यू को निकाल लिया। Now last question, equation of the line whose intercept on the axis are thrice as long as those made by 2x plus 11y equal to 6 हो गया। तो क्वेश्चन आपको यहां कह रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन बना के बताओ जिसके इंटरसेप्ट जो है वो एक्सिस के साथ 3 गुना है इस लाइन के कंपेरिजन में। एक्सिस आर थ्राइस एज लॉन्ग एज दोज मेड बाय दिस लाइन, यानी इस लाइन के जितने भी इंटरसेप्ट है उसके 3 गुना है। तो इंटरसेप्ट की फॉर्म में इस इक्वेशन को इस लाइन को लिखे तो उसके ट्रिपल कर देंगे तो हमारे पास दूसरी लाइन की इक्वेशन यहाँ पर क्या होगी, आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देखो ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इस फॉर्म में होती है इंटरसेप्ट वाली, इसको आप लिखो अब यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पहले 1 चाहिए होता ना, 6 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2x, अलग अलग लिख सकते हैं, 2x अपॉन 6 प्लस 11y अपॉन 6 इक्वल टू 1 हो गया। फिर x और y का मल्टीप्लाई में कोई नहीं होना चाहिए, तो ये तो आपका सीधा का सीधा कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ 11 को नीचे लाना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन ये 6 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 अपॉन 11 हो जाएगा, ऐसे नीचे जाता ना भाई, ये वापस जाएगा तो 11 ऊपर चला जाएगा ना, तो 6 अपॉन 11 इक्वल टू 1 हो गया। अब जितने भी इंटरसेप्ट है उसके 3 गुना है, तो यहाँ पे जो न्यू इक्वेशन बनेगी इसके 3 गुना यानी क्या हो जाएंगे, 3 3 9 हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 गुना कितने हो जाएंगे, तो 6 3 18 अपॉन 11 हो जाएंगे इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये हमारी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में तो दी हुई नहीं है, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 11 को फिर से ऊपर भेजो, तो ये x अपॉन 9 प्लस 11y अपॉन 18 इक्वल टू 1 हो गया। तो 9 और 18 का जब आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 18 आ जाएगा, तो 9 के टेबल में 2 टाइम, तो ये 2x हो गया, 18 के टेबल में 18 1 टाइम आता है, तो ये 11y हो गया, और ये 1, तो 18 इधर आ जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस 11y इक्वल टू 18 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो www.mathsteacher.blog पे जाकर के देख लेना है, सॉल्यूशन यहाँ पे आपको सारे के सारे मैंने दे दिए हैं। ठीक है, ओके बाय।